का सबसे विध्वंसक अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन में गिराया है घातक शॉक वेव बम। ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है शॉक वेव बम। शॉक वेव बम का जिक्र हुआ है, कुछ हद तक थर्मोबैरिक बम की तरह ही है। एक्सपर्ट्स के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बम का इस्तेमाल अब युद्ध में किस मकसद के साथ किया जा रहा है, क्योंकि इस बम से भारी तबाही मची हुई है। हर तरीके के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है इस युद्ध में। तीनों ही मोर्चों पर यूक्रेन को किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश है। जल, थल और नभ, तीनों ही मोर्चों से हम देख रहे हैं कि हमले लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन में क्या हुआ है इसके बारे में और डिटेल्स आपको हम देंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शॉक वेव बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और इससे भारी तबाही मची है। और अब इस बॉम्ब की खासियत हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है शॉक वेव बॉम्ब। आखिर क्या है ये बॉम्ब, कितना शक्तिशाली है ये बॉम्ब, ये हम आपको बिग बॉल पर बताने वाले हैं। यूक्रेन पर इस बार हमला किया गया है शॉक वेव बॉम्ब से। विस्फोट से खतरनाक होता है इसके बाद इसका असर, यानी कि पहले इसका धमाका जो होता है और उसके धमाके के बाद सबसे ज्यादा विध्वंस देखने को मिलता है। ये बॉम्ब काफी दूरी तक मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान और जानवर मरने लगते हैं। यानी कि ये बॉम्ब जब धमाका करता है तो आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर है। शॉकवेव बॉम्ब से धमाका किया गया और उसमें कई यूक्रेनी सैनिकों की जान गई है। विस्फोट के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी से भी कई मौतें हुई हैं। वीडियो में एक के बाद एक कई विस्फोट होते हुए देखे गए हैं। ये देखिए मेरे राइट हैंड साइड में जो वीडियो आप देख रहे हैं, यूक्रेन पर शॉक वेव बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एक के बाद एक कई धमाके कई जगहों पर हुए हैं। सबसे नया है ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ है, साथ ही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी है, अशोक विजलवान भी है और डॉक्टर अंशु जोशी भी है। सिन्हा साहब, शुरुआत आपसे ही करती हूँ। थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद हमने केमिकल बॉम्ब का भी नाम सुना, अब एक और नया बॉम्ब आ गया है शॉक वेव बॉम्ब, जो कि भारी तबाही यूक्रेन में मचा रहा है। इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले आपको समझने की जरूरत है कि शॉक वेव बॉम्ब होता क्या है। एक बहुत मैं साधारण गांव की भाषा में बात करूंगा, यदि आप टायर में प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो उसके ब्लास्ट इफेक्ट होता है। तो ये बॉम्ब जो है ये शॉक वेव क्रिएट के सडनली प्रेशर में इजाफा कर देता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से उसका जो ब्लास्ट इफेक्ट है वो उसका अंजाम ये होता है। और इसके वजह से जब ब्लास्ट इफेक्ट होता है तो डैमेज होता है। अब शरीर पे बात करें तो शरीर पे कोई भी सोल्जर्स उसके किलिंग जोन में है तो उसका ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये बेसिकली शॉक इफेक्ट है बिकॉज ऑफ राइज इन प्रेशर। और ये एक बहुत खतरनाक है। एक्चुअली ऐसे जो वेपन सिस्टम है उसको पूरी तरह से बैन करने की जरूरत है कि अमानवीय है। आप गोली चलाते हो ठीक है, चलता है, मिसाइल चलते हुए करता है, शॉक वेव वगैरह ये टॉर्चर टाइप। डॉक्टर अंशु जोशी, यू बीइंग इन फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे तो इतिहास में भी ऐसा रहा है कि इलीगली ही कहें लेकिन ऐसे कई केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है और उल्लंघन किया गया है उन तमाम कायदों का, नियमों का। आज के इस हालात में भी आपको लगता है कि इस वॉर में ऐसा ही किया जा रहा है जहाँ केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल भी? जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो हम जिनेवा कन्वेंशन की बात करने लगते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स की बात करने लग जाते हैं, लेकिन जब हम युद्धों की ओर देखते हैं तो उसमें कोई भी देश, मुझे नहीं लगता कि मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके युद्ध लड़ता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम इतिहास की ओर झांकें तो चाहे केमिकल वेपन्स हो, बायोलॉजिकल वेपन्स हो या इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाए गए अमानवीय किस्म के हथियार हो, इनका प्रयोग होता आया है। कई बार स्टेट्स ने डायरेक्टली किया है, कई बार स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स के द्वारा किया गया है और इसके लिए कन्वेंशंस भी बनाए गए। केमिकल वेपन्स के लिए हमारा केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1993 में बना हुआ। लगभग यूनाइटेड नेशंस के सभी जो स्टेट पार्टीज हैं वो इसकी भी मेंबर है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि विश्व में आज भी केमिकल बॉम्ब्स का प्रयोग किया जाता है। पर हम क्या कर सकते हैं? युद्ध में इस प्रकार की तकनीकों का और इस प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। पुतिन के गिरफ्तारी वारंट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर।
साउथ अफ्रीका पुतिन को जरूर गिरफ्तार करे, पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह कहा गया है। पुतिन के साउथ अफ्रीका आने पर गिरफ्तारी हो, पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है। इस साल अगस्त में पुतिन साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं और पुतिन के साउथ अफ्रीका आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल हैं। ये वेस्टर्न मीडिया में कहा जा रहा है, इससे जुड़ी तमाम खबरें प्रसारित की जा रही हैं। अगस्त में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेना है दरअसल पुतिन को, और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे और साउथ अफ्रीका पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे जुड़ी कई खबरें प्रसारित की जा रही हैं वेस्टर्न मीडिया में। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या पुतिन गिरफ्तार हो जाएंगे और वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी? क्या इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? आइए इस पूरी खबर की एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। पश्चिमी मीडिया की मांग क्या है? साउथ अफ्रीका की सरकार राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार कर ले जब वो ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। अगस्त में पुतिन के साउथ अफ्रीका दौरे पर आने पर यह गिरफ्तारी हो, यह कहा जा रहा है। अगस्त में पुतिन का ब्रिक्स समिट में शामिल होने का कार्यक्रम है और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुतिन को गिरफ्तार कर साउथ अफ्रीका आईसीसी के अरेस्ट वारंट को तामील करे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ, आप सभी को पता है, अरेस्ट वारंट जारी किया है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पुतिन को हथकड़ी पहनाने की हिम्मत करेंगे? यह मुमकिन भी लगता है क्या? यह बड़ा सवाल है। डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन से के बीच जो मुलाकात होने वाली है उससे चंद घंटे पहले यह वारंट जारी करता है। यह साबित करने की कोशिश क्या है सिवाय इसके कि वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज आने वाले वक्त में यह कह पाएं कि भाई देखिए, एक वॉर क्रिमिनल को वैधता देने की कोशिश कर रहा है चीन इस मुलाकात के जरिए। देखिए, बहुत ही मजेदार बात है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो मेंबरशिप है उसमें 136 कंट्रीज हैं जी। और जो 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है वो उन पर नहीं इन्होंने हस्ताक्षर किए वो, और भारत भी उसमें शामिल है। भारत भी उसके अंदर नहीं आता है, उस जुडिक्शन में नहीं आता है। उनका ये कहना है कि भाई हमारे देश के जो ये एक और अंतर बता दूं मैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डिफरेंस क्या है। आईसीजे हैंडल करता है दो देशों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी लीगलिटी पर, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल्स पर करता है। तो देश कहते हैं जो कि सदस्य नहीं बने, वो कहते हैं कि भाई हमारे सदस्यों पर, हमारे देश के नागरिकों पर बाहर देश के लोग कैसे कुछ कोई एक्शन ले सकते हैं, वो हमारा ही अधिकार है। तो ऐसे दशा में ये कहना कि पुतिन पर कोई भी गिरफ्तारी का लॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है वो मुझे नहीं लगती कि लीगली एग्जिस्ट करती है। यूक्रेन में वॉर ऑफ क्राइम के आरोप में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट को लेकर लगातार हम आपको इनपुट्स दे रहे हैं, जहां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह अरेस्ट वारंट जारी किया है और पुतिन पर अवैध रूप से यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जिस तरीके से अरेस्ट वारंट जारी किया है, अभी थोड़ी देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में होने वाले समिट को लेकर गिरफ्तारी की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन क्या डॉक्टर अंशु जोशी, इस पर मैं थोड़ी देर में आपसे इनपुट चाहूंगी, क्या इस 5 महीने में अगस्त में गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? यहाँ तो 5 दिन में वो पूरी तरीके से काया कलप करने को तैयार बैठे हैं, तो उन 5 महीनों में कितने युद्ध के ये हालात बदल जाएंगे, एनालिसिस करना भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले बताते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर आरोप क्या लगाकर अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब क्या पुतिन को लगेगी हथकड़ी, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि यूक्रेन में वॉर ऑफ क्राइम के आरोप के तहत कार्रवाई, लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर करना बड़ा आरोप, और मजबूरन यूक्रेन छोड़ने वालों में जिस तरीके से ज्यादातर बच्चे हैं उनको लेकर बड़े तथ्य सामने रखे गए हैं। हालांकि यूक्रेनी बच्चे अवैध रूप से रूस ले जाए गए हैं और बच्चों को जबरदस्ती रूस में भी रखा गया है। अब यूक्रेनी लोगों को भी जबरदस्ती क्या रूस ले जाया जा रहा है, इसको लेकर बड़े सवाल उठाए गए। लेकिन यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को जबरदस्ती रखा जाना, इसी क्राइम के तहत गिरफ्तारी की ये बात, क्विक रिएक्शन डॉक्टर अंशु जोशी, क्योंकि इन तमाम आरोपों को लेकर तथ्य तो पिछले 1 साल से सामने रखे जा रहे हैं। अब अगस्त में गिरफ्तारी की स्पेकुलेशन, इन 5 महीनों में तो बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईसीसी को यदि हम देखें
तो एक तरह से वो सीधे सीधे उसके पास ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वॉर क्रिमिनल को वॉर क्रिमिनल बता करके गिरफ्तार कर सके। और जब तक मॉस्को में पुतिन बैठे हुए हैं, हालांकि ये बात तो है कि वो ट्रैवल करते समय अगर किसी मेंबर कंट्री को जाते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी रिक्वेस्ट कर सकती है उस मेंबर कंट्री को कि भाई पुतिन को गिरफ्तार करके हमारे हवाले कीजिए। लेकिन उन देशों के रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं, इस पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। और दूसरा, जब हम आईसीसी की अपनी मान्यता को देखते हैं तो भारत भी इसका सदस्य नहीं है, और जो विशेषकर अफ्रीकी देश हैं वो तो इसे हमेशा यूरोसेंट्रिक कहकर, पश्चिमी खेमे का एक इंस्टीट्यूशन बताकर हमेशा इसकी भर्त्सना करते आए हैं। तो इस तरह से अगर हम आईसीसी को देखें तो उसके अपनी मान्यता पर एक पहली बात तो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पुतिन पर गिरफ्तारी का कोई भी संकट अभी 5 महीने बाद या आगे भी मंडराएगा। पुतिन के ब्रिक्स समिट में जाने पर अब असमंजस है, ये खबर आ रही है। जैसा हमने आपको बताया कि अगस्त में साउथ अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स समिट होनी है, और इसको लेकर हमने भी आपको बताया कि किस तरह से जो वेस्टर्न मीडिया है वो साउथ अफ्रीका से ये बोल रहा है, हालांकि बहुत बढ़ चढ़कर ये बातें कही जा रही हैं कि जैसे ही पुतिन आते हैं तो साउथ अफ्रीका गिरफ्तार कर ले पुतिन को, और आईसीसी जिसने अरेस्ट वारंट जारी किया है उसको सौंप दिया जाए। हालांकि अब इस पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि ब्रिक्स समिट में जाने पर ही असमंजस है। लेकिन आप ये समझिए, बिग वॉल के जरिए हम आपके सामने जानकारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त ये देखिए ब्रिक्स समिट में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन रूस से बाहर बहुत कम गए, जैसा आपने देखा भी है। युद्ध के बाद पुतिन पिछले साल जून में ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान गए थे, और क्या हुआ, पिछले साल एक बार बेलारूस भी गए। बेलारूस से रूस की दोस्ती है, काफी गहरे संबंध है, और जंग में लगातार हमने देखा कि कैसे मदद भी अप्रत्यक्ष तौर पर जारी है। ब्रिक्स समिट के लिए डरबन जाएंगे या फिर नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता। इसी को लेकर असमंजस बरकरार। पुतिन का ब्रिक्स समिट में सदस्य देशों के साथ बैठक होनी है। ब्रिक्स में पुतिन की भारत, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत होनी है, यह तय कार्यक्रम है। हालांकि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बातचीत करेंगे या गिरफ्तारी का आदेश देंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल भी है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर वॉर से जुड़ी, वैगनर ग्रुप को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। मई तक 30,000 लड़ाकों की भर्ती करेगा वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का एक बहुत बड़ा बयान, भर्ती के लिए पूरे रूस में सेंटर खोले गए वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की तरफ से। और अभी हमने आपको हाल ही में वो खबर भी दिखाई थी, 42 सेंटर खोले जाने की बात प्रिगोजिन की तरफ से सामने आई थी, और अब 30,000 सैनिक बाकायदा शामिल किए जाएंगे इस युद्ध में। वैगनर ग्रुप में बम पर भर्तियां जो हो रही हैं, अब इसको समझना और इसका मकसद क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं कि आखिर प्लान क्या है। जंग के बीच वैगनर ग्रुप पूरे रूस में भर्ती अभियान को चला रहा है, इसकी खबर हमने पहले ही आपको दी थी। 30,000 से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती वैगनर ग्रुप की तरफ से अलग अलग सेंटर्स के जरिए की जा रही है। साल मई तक 30,000 भर्तियां पूरी हो जाएंगी, ये जानकारी है। और जैसा हमने आपको बताया, रूस में 42 भर्ती सेंटर्स खोले गए हैं, और यहां रोजाना 800 लड़ाकों की जो भर्ती हो रही है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन में वैगनर के इस वक्त 50,000 लड़ाके, 50,000 में 40,000 लड़ाके रूसी जेल से लाए गए कैदी ही हैं। कैदी लड़ाकों से वादा है, अगर 6 महीने जिंदा रह गए तो सजा आपकी माफ हो जाएगी। इस बात का जो वादा है वो किया गया। वैगनर ग्रुप को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा कर दिया है। वैगनर के करीब 30,000 जवान लड़ने लायक नहीं है, ये कह रहा है यूक्रेन। 30,000 जवान मारे गए या फिर जख्मी। तो देखिए, वैगनर फोर्सेस को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। बाखमुत में अब तक जितनी भी रूस को कामयाबी हासिल हुई है, वैगनर फोर्स उसका क्रेडिट खुद भी लेती नजर आई, और मैदान जंग में साफ नजर भी आया कि वैगनर फोर्सेस ने यह कितनी बड़ी कामयाबी बाखमुत में रूस को दिलाई है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 30,000 जवानों की मौत हुई है। वैगनर फोर्सेस के 30,000 जवान या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल हैं, यानी कुल मिलाकर ये जवान अब जंग लड़ने लायक नहीं है। अब देखिए, वैगनर ग्रुप को लेकर यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। 30,000 वैगनर अब काम के नहीं रहे, ये यूक्रेन ने दावा किया है। वैगनर ग्रुप के करीब 30,000 लड़ाके बेकार हो चुके हैं। 30,000 लड़ाके या तो मारे गए, जख्मी हैं, या फिर काम करने लायक बचे नहीं, यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। लड़ाकों की कमी की वजह से वैगनर नई भर्तियां कर रहा है। बाखमुत में वैगनर फोर्सेस के सबसे ज्यादा लड़ाकों की
मौत हुई है। बाखमुत के कई इलाके वैगनर ग्रुप के कब्जे से छीन लिए गए हैं। यही एक बड़ी वजह है इसकी, क्योंकि 30,000 जवान अब किसी काम के नहीं रहे, ये यूक्रेन दावा करता हुआ नजर आ रहा है। एसपी सिन्हा साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? हमने देखा वैगनर ग्रुप और व्लादिमीर पुतिन के बीच भी एक तरह की तनातनी नजर आई। प्रिगोजिन के बयानों से वो नाराजगी साफ तौर पर झलकी, और अब 30,000 जवान खोने की ये खबर कितना दम नजर आता है? ये खबर को दो रूप से देखने की जरूरत है। पहला कि वैगनर ग्रुप अपनी जो संख्या है 30,000 के रेंज में बढ़ाने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इस बात का द्योतक है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसीलिए एडिशनल वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कि 30,000 वैगनर ग्रुप के लोग सोल्जर्स मारे गए हैं या नाकाम हो गए हैं। वेस्टर्न मीडिया नहीं, ये यूक्रेन ने दावा किया। यूक्रेन ने कहा है कि या तो मारे गए हैं या नाकाम हो गए हैं और लड़ने के काबिल नहीं हैं। तो जंग में तो स्वाभाविक है कि लोग मरेंगे, घायल होंगे, हॉस्पिटल में उनका दाखिला होगा। ये तो कोई बड़ी नई बात नहीं है। तो ये कह के क्या वो संदेश देना चाहते हैं विश्व पटल पे कि यूक्रेन का पलड़ा भारी हो रहा है और रूस का पलड़ा हल्का हो रहा है? मेरा ख्याल ये सिर्फ प्रोपेगेंडा स्टफ है। सवाल यह है कि लेकिन सॉरी टू बट इन सर, अगली रिपोर्ट भी जरा गौर करिएगा, क्योंकि ये एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। और क्या इस वजह से भी युद्ध में हालात बिगड़ सकते हैं? क्योंकि जर्मनी में सेना पर चौंकाने वाली रिपोर्ट को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन को टैंक भेज रहे जर्मन की हालत भी खराब हो चुकी है और जर्मन सेना के पास ट्रेनिंग के लिए खुद टैंक नहीं बचे हैं। अब सेना से जुड़ी संसदीय आयुक्त इवा होगल की ये रिपोर्ट किस तरीके से दावे कर रही है? क्योंकि रिपोर्ट में चेतावनी ये कि नहीं जागे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। हालांकि युद्ध के इस हालात में जिस तरीके से बार बार यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है और यूक्रेन की जो एंडलेस डिमांड है उसको लेकर भी बार बार चर्चा की जा रही है, इस बीच जर्मनी की तरफ से सेना पर यह चौंकाने वाली रिपोर्ट क्या संकेत दे रही है? क्योंकि जर्मन सेना पर वार्निंग, ना टैंक ना ट्रेनिंग, और इस बीच इसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर चर्चा से पहले एक एक डिटेल आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से फाइटर जेट्स, इसके साथ साथ एडवांस्ड टैंक, और साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अटैक बोट और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इनको लेकर अभी तक बड़े दावे किए जा रहे थे। हालांकि ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से खर्च का ये पूरा प्लान 100 बिलियन यूरो का है, जबकि निवेश की जरूरत है 300 बिलियन यूरो। ये आज के हालात में चर्चा की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन को जिस तरीके से मदद जर्मनी दे रहा है, क्या उसी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही है? सैन्य मोर्चे पर जर्मनी बुरी तरीके से क्या अब पिछड़ चुका है? क्योंकि ट्रेनिंग तक के लिए हथियार और उपकरण अगर जर्मनी के पास नहीं बचे हैं तो किस तरफ ये जा रहा है? और यूक्रेन को टैंक भेजे, अपनी सेना के पास खुद टैंक नहीं है। ऐसे में किस बिना पर ये फैसले लिए जा रहे हैं? हालांकि सेना से जुड़ी संसदीय आयुक्त इवा होगल की ये रिपोर्ट क्या वाकई चौंकाने वाली है? क्योंकि जर्मन सेना के लिए ही बिल्कुल इमरजेंसी जैसे हालात साबित कर रही है ये रिपोर्ट, और सरकार नहीं समझी तो जर्मन सेना बहुत पीछे छूट जाएगी। अशोक बिजलवान, आपसे मैं इस पर एक शॉर्ट रिएक्शन जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये जर्मनी की हालत ही खुद उसके लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट जो है इस तरीके के संकेत पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ इसके बारे में। जर्मनी में जो उनके सैन्य इक्विपमेंट की जो शॉर्टेज है उसके बारे में, तो ये एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको खुद का सक्षम और सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी हालत में अगर जर्मनी खुद या जर्मन की जो पार्लियामेंट्री कमीशन के जो कमिश्नर हैं, अगर वो इस बारे में कह रहे हैं तो ये एक तरीके से मुझे और ये भी लग रहा है कि जो चूंकि जर्मनी अपने सैन्य शक्ति को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता है, ठीक है सर, तो इसके लिए शायद ये इस तरीके का एक थोड़ा सा एक जो है, ठीक है, ऐसी खबरें जो है वो अपने पक्ष में की जा रही है। नाटो के एयर स्पेस में घुसे रूसी फाइटर, ब्रिटेन और जर्मनी की एयरफोर्स ने एक्शन लिया है इस पर। एस्टोनिया के आसमान से रूसी विमान को खदेड़ा गया। एक हफ्ते में दूसरी बार रूस नाटो का यह एनकाउंटर हो रहा है, तो आप देखिए किस तरह से ये लगातार तीसरी बार ऐसी बड़ी घटना सामने आ रही है। हमने देखा किस तरह से जो अमेरिका का ड्रोन है जो नजर आया था ब्लैक सी के ऊपर, उसे गिरा दिया गया था रूसी एयरक्राफ्ट के जरिए। इस पर अमेरिकन नाराजगी जताई थी और इसके बाद फिर नॉर्वे की तरफ जो रूसी एयरक्राफ्ट है उसका
जो एयर स्पेस वायलेशन है उसकी खबर आई और अब एक बार फिर देखिए कुछ ऐसी खबर आ रही है। तो रूस वर्सेस नेटो, 5 बड़े संकेत क्या है, कैसे युद्ध अब सीधे यहां पर वर्सेस होता नजर आ रहा है। रूस ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया, जैसा हमने आपको जानकारी दी। नेटो के विमानों ने रूसी प्लेन को इंटरसेप्ट किया। एक हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ है कि आमना सामना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है। ब्लैक सी के पास रूस पर अमेरिका की लगातार नजर बनी हुई है कि आखिर हो क्या रहा है रूस की तरफ से। यूएस ड्रोन की मौजूदगी पर रूस की बड़ी वार्निंग। लगातार जो रूस है वो वार्न कर रहा है कि ब्लैक सी के ऊपर जो गतिविधि है उसमें तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज है, नेटो कंट्रीज है, वो बाज आए।